चलिए है ना भाई, लास्ट टाइम हम लोगों ने आपको क्वेश्चन भी दिए थे। ठीक है, गुड मॉर्निंग एक बार दोबारा से आप सब लोगों को। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक दो क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। एक दिया था NaCl MgCl2 SiCl4 AlCl3 PCl5, और एक दिया था NaCl NaClO4 Na2S Na2SO4 MgSO4 Al2S3 Al2SO4 का होल थ्राइस AlPO4। इनको आयनिक कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी में आपको अरेंज करना था। ठीक है, और इससे ऊपर जस्ट लास्ट हम लोगों ने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, ये चीज क्या है, वो ये चीज कि आयोनिक कैरेक्टर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आयोनिक कैरेक्टर किसके, सॉल्युबिलिटी के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कोवेलेंट कैरेक्टर के। मतलब एक तरह से अगर किसी एलिमेंट में, किसी कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब उसमें आयोनिक कैरेक्टर उतना ही क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये लास्ट टाइम पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, आप लोगों ने देखे। ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहे होंगे, लास्ट टाइम पे हमने क्वेश्चन किए हुए। ओके, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा उस क्वेश्चन को करने से पहले। आज की जो चीज है सबसे पहले, कितनी तारीख है आज, 16 16/07। Yes. ओ मैं 2020 कैसे भूल गया, ये साल तो सबको याद है। चलिए, तो आज की जो पहली चीज हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, दैट इज आयोनिक पोटेंशियल। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि इस टॉपिक के लिए हम लोग थोड़ा सा वाइड जा रहे हैं, बुक में नहीं है ये चीजें जो हम लोग पढ़ रहे हैं। आयोनिक पोटेंशियल, और किसी बच्चे ने देखा भी होगा फेजांस रूल रूल है, उसके साथ इतना एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा बुक में। आयोनिक पोटेंशियल को हम लोग दिखाते हैं फाई से, इसे हम लोग बोलते हैं फाई। ठीक है, ये मेनली आयोनिक पोटेंशियल किसके लिए होगा, जनरली डिफाइंड फॉर कैटायंस। मेनली किसके लिए होगा भाई, मेनली कैटायंस के लिए जो है ये आयनिक पोटेंशियल होगा। और ये आयनिक पोटेंशियल निकाला कैसे जाएगा, आयनिक पोटेंशियल निकाला जाएगा फाई इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में साइज। मतलब अगर चार्ज ज्यादा है तो आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा, साइज ज्यादा है तो आयनिक पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ, जब आप लोग पीरियोडिक टेबल, अगला पीरियड है लेफ्ट टू कहाँ चले, जब आप लेफ्ट से राइट चलते हैं किसी पीरियोडिक टेबल में तो आप वहां क्या बोलते हैं, एटॉमिक साइज क्या होता है भाई, बोलो। Decrease. डिक्रीज। In एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अगर साइज डिक्रीज होगा तो आप देख सकते हैं आयनिक पोटेंशियल यानी कि फाई जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मैं बात करूं इन ए ग्रुप की, कि जब हम लोग किसी ग्रुप के अलोंग चलते हैं, ग्रुप के अलोंग चलने का मतलब है कि जब आप लोग टॉप टू बॉटम चल रहे हो, तो टॉप टू बॉटम चलेंगे किसी ग्रुप में, तो वहां पर आप लोगों ने पढ़ रखा है साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। और साइज इंक्रीज होगा तो फाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फाई decrease. मतलब डिक्रीज। आयोनिक पोटेंशियल। ठीक है, आयोनिक पोटेंशियल मेनली कैटायंस के मिलेगा कि आपको जो कंपाउंड है उसमें कैटायन होती है, आयोनिक कंपाउंड में एक कैटायन होती है, एनायन होती है। तो मेनली कैटायंस के लिए हम लोग आयोनिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। यहाँ तक राइट डाउन कर लिया हो तो मैं आगे चलता हूँ।
Yes, sir. ठीक है, ये चीजें आयनिक पोटेंशियल में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आयनिक पोटेंशियल से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से। उन तो हम लोग पढ़ते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल की एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ आयनिक पोटेंशियल, क्या एप्लीकेशन है? सबसे पहली एप्लीकेशन है कोवलेंट कैरेक्टर। सबसे पहली एप्लीकेशन क्या है? कोवलेंट कैरेक्टर। ठीक, चलिए एक बात अब मैं आपको रिपीट कराता हूं, आपको याद हो तो मेरे को बताना कि फॉर ए कैटायन, एक कैटायन के लिए अभी आप पढ़ रहे हैं पीछे, पीछे आपने पढ़ा है अभी, अगर कैटायन का साइज छोटा होगा, ठीक है, कैटायन का साइज आर पॉजिटिव मतलब रेडियस, मतलब मैं उसके साइज की बात कर रहा हूं। कैन यू ज्वाइन मी इन दैट ग्रुप? एक सेकेंड रुकिए बेटा। ठीक, आप अभी लास्ट पढ़ के आए हैं, मैं उसी से रिलेटेड पूछ रहा हूँ कि फॉर ए कैटायन, एक कैटायन के लिए अगर कैटायन का साइज कम होगा तो आप मेरे को ये बताइए कि उसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगा या कम होगा? सर ज्यादा होगा। हाँ, ज्यादा। पोलराइजेशन ज्यादा होगा। तो हम लोगों ने पीछे अभी फैजांस रूल में बात करी थी कि अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब उसमें कोवलेंट कैरेक्टर जो है वो कोवलेंट उतना ही ज्यादा भी होगा। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। बोला था ना भाई कि फैजांस के 4 ही रूल हैं: स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन, हाई चार्ज ऑन कैटायन एनायन, ठीक है। एंड दूसरी बात करें सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, अब उस कैटायन के लिए ही एक चीज और पड़ी थी, क्या? कि अगर उस कैटायन का चार्ज ज्यादा है, क्यू पॉजिटिव अगर ज्यादा है, तो चार्ज तो किसी का भी ज्यादा हो, चाहे कैटायन का चाहे एनायन का, ठीक है, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब वहां पर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, समझने की बात है, रेक्टाफिकेशन कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ जो फैजान रूल बताया था वो याद रहना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, अभी आपने जस्ट लिखा है ऊपर यहाँ पर आयोनिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। ठीक है, चार्ज अगर बढ़ेगा तो आयोनिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा, और साइज अगर बढ़ेगा घटेगा तो आयोनिक पोटेंशियल कम हो जाएगा, यही बोला है। साइज अगर घट गया तो आयनिक पोटेंशियल बढ़ गया, साइज अगर कम बढ़ गया तो आयनिक पोटेंशियल कम हो गया, और चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब आप एक चीज ढंग से देखिए, क्या कैटायन के लिए साइज जो है वो कोवलेंट कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? यहां पर देखिए क्या मैं लिख सकता हूं कि फॉर ए कैटायन कोवलेंट कैरेक्टर is directly proportional to charge and inversely proportional to size। बोलो, बोल सकता हूँ या नहीं? यस सर। यस सर। और इसके आगे ही मैं एक पॉइंट और जोड़ देता हूँ, अब क्या? आयनिक आयनिक पोटेंशियल। है ना भाई, इसके आगे ही एक चीज और बोल दी मैंने, आयनिक पोटेंशियल, दैट इज इसको दिखा रहे हैं फाई से। ठीक है,
तो यहाँ पर अब आप लोगों के लिए चीज जो आपको याद करने वाली आई है यहाँ पर, ये तो आपको पहले से पता था, ये चीज आप लोगों के लिए याद करने वाली आई है कि आयोनिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। ये जो आयनिक पोटेंशियल आप बात कर रहे हैं, जिस आयनिक पोटेंशियल के बारे में आप कह रहे हैं, वो आयनिक पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के। ठीक है, समझ गए यहां तक? चलिए अगली एप्लीकेशन पर चलते हैं। एप्लीकेशन नंबर सेकंड क्या कहती है? एप्लीकेशन नंबर सेकंड है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब मैं कहता हूं क्या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, या फिर हम लोग भाई कॉम्प्लेक्स भी तब बनेगा जब बॉन्ड बनेगी। ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम के बीच में बॉन्ड बनेगी तब कहीं जाकर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। तो हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कि फॉलोइंग कंडीशंस are suitable for bond formation। ठीक है, कुछ कंडीशंस जो हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए सुटेबल है, या फिर हम लोग बॉन्ड फॉर्मेशन की बजाय हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कि देखिए आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कौन ज्यादा कर सकता है, कौन कम कर सकता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होने के लिए कॉम्प्लेक्स क्या होता है, जैसे मैं कॉम्प्लेक्स यहाँ पर लिख देता हूँ NiCO का होल 4, ये कॉम्प्लेक्स है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्क्वायर ब्रैकेट में जो होता है उसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोल रहे हैं कुछ कंडीशंस जो हैं वो सुटेबल होनी चाहिए फॉर किसके लिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली कंडीशन है कि हाई चार्ज होना चाहिए, हाई चार्ज ऑन मेटल, मेटल के ऊपर चार्ज ज्यादा होना चाहिए। सेकंड कंडीशन जो मैं बोल रहा हूं वो क्या बोल रहा हूं, मेटल का साइज जो है वो स्मॉल होना चाहिए। मेटल कौन होते हैं, जिसके अंदर टेंडेंसी होती है क्या करने की, metals are those which have the tendency to lose electrons. Electron lose lose करने. electrons। presence of vacant orbital। तो ये तीन कंडीशंस हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को बढ़ावा देती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए ये तीन टेंडेंसी हैं क्या, हाई चार्ज ऑन मेटल, स्मॉल साइज ऑफ मेटल और प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। और ये दोनों चीजें जो है, ये दोनों चीजें देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तीनों चीजें जो होंगी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए सुटेबल है। और ये दोनों चीजें किसके लिए भी ज्यादा होती हैं, बोलो, हाई आयोनिक पोटेंशियल के लिए होती है या नहीं होती है? क्योंकि अभी आपने ऊपर बात करी, अगर चार्ज ज्यादा है तो आयनिक पोटेंशियल ज्यादा, और साइज अगर छोटा है तो भी आयनिक पोटेंशियल ज्यादा। तो यहां से एक चीज और आ गई कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यहां से ये एक चीज और आ गई। ओके, चलें आगे। Yes. अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कई बार आपको एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है। अभी देखना आप लोग,
प्रॉपर्टी यानी कि एप्लीकेशन नंबर 3 पर आते हैं। तो एप्लीकेशन नंबर 3 क्या है? दैट इज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी, ठीक है। थर्मल स्टेबिलिटी में क्या कहते हैं भाई? अगर दो टाइप के एलिमेंट हैं थर्मल स्टेबिलिटी में, मतलब मान लीजिए सिर्फ दो ही एलिमेंट है कंपाउंड में, यानी कि दो अलग अलग एलिमेंट, को ए हो गया एक बी हो गया, ठीक है। तो अगर दो टाइप के एलिमेंट है ए और एक बी, ठीक, तो अगर टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट, देन तो क्या होगा? थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। मतलब साइज अगर छोटा होगा तो थर्मल ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। थर्मल मतलब हीट के लिए क्या स्टेबिलिटी है उसकी, हीट के अंदर, ठीक है। तो अगर साइज छोटा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, साइज अगर कम बड़ा होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इनवर्सली रिलेटेड है। और अगर मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट है, मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट है, तो थर्मल स्टेबिलिटी is inversely proportional to ionic potential। तो थर्मल स्टेबिलिटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी आयनिक पोटेंशियल की। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मतलब एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो अगर डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट है, मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट अगर आपके पास है, तो वहां पर एक सेकेंड, मोर देन टू टाइप्स ऑफ एलिमेंट अगर आपके पास है तो इसका मतलब क्या होगा कि भैया थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई, याद रखिए। और अगर सिर्फ दो ही टाइप के एलिमेंट हैं, आप इस चीज की मत सुनिए कि इनका यूज कहाँ होगा, जब आप लोग क्वेश्चन देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद हम लोग बोलते हैं फोर्थ जो एप्लीकेशन है, वो फोर्थ एप्लीकेशन क्या है? दैट इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस होता है मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करने की टेंडेंसी इसकी, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, एक सेकेंड, हाँ, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, और या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं हाइड्रेशन, क्योंकि देखिए हाइड्रेशन का मतलब होता है, हाइड्रेशन मींस एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करना, एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज हाइड्रेशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज, ठीक है। कि अगर देखिए कैसे क्या होता है कि आपको चार पांच ऑप्शन दे देता है, जैसे हम लोगों ने फैजान रूल में कही थी कि आपको चार पांच दे देगा और चार पांच में से पूछेगा भैया अरेंज करो इन सबको, किस में अरेंज करो? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस में अरेंज करो, अरेंज करो इन सबको किस में अरेंज करो? इन सबको थर्मल स्टेबिलिटी में अरेंज करो, अरेंज करो इन सबको किस में अरेंज करो? भैया इनको कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में अरेंज करो। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बोलता हूँ आप लोगों को, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन साइज। आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी मेरे हिसाब से, ठीक है। क्लास ओवर होने वाली हो तो मेरे को बता देना एक बार, मेरे को पता नहीं चलेगा।
क्वेश्चन, गिव order of degree of hydrolysis for the following. ये क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस लिखना है। पहला है FeCl2 और FeCl3, ठीक है। सेकंड है PCl3 और PCl5। तीसरा है Fe3O4, ठीक है भाई। सर एक बार डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस वाला टॉपिक दोबारा दिखाना ऊपर। गुड़िया देखो, क्वेश्चन जैसे आएगा वो मैंने क्वेश्चन लिख दिया आपको, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रेशन चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है? आयोनिक पोटेंशियल चेक करना है। जिसका आयोनिक पोटेंशियल ज्यादा उसमें डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस ही ज्यादा। आयोनिक पोटेंशियल का क्या मतलब है? चार्ज अपॉन साइज। मतलब मैं यहाँ पर क्या बात बोल सकता हूँ, मैं साइड में लिख रहा हूँ, देखिए यहाँ पर। इसका मतलब है भाई, देखो आयोनिक पोटेंशियल का अभी आप पीछे भी जिक्र कर रहे थे कि आयोनिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, ठीक। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, ठीक। एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस, यस। ठीक है भाई। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा साइज के। इस तरह से याद रख लो, चाहे तो मेरी तरफ से मर्जी है जी आपकी, ठीक है। चलिए अब मैं करके देखता हूं इन क्वेश्चंस को। हो सकता है कुछ बच्चों को अभी बहुत मुश्किल लग रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी पता नहीं ना डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस का इतना क्या। इसमें देखिए, अब यहाँ पर सब एक बार देखिए, सब में एनायन, इसमें Cl2, इसमें Cl2, इसमें Cl3, इसमें Cl5, F2, F4, F3, F5, O3, O4। एनायन तो सबकी क्या है? सेम है। कैटायन अलग अलग। कैटायन में भी सेम है, Fe, Fe, P, P, S, S, I, I, Fe, Fe। कैटायन भी सेम है। तो डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस कैसे बताएं? ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखिए FeCl2 में अगर मैं चार्ज निकालता हूँ, सॉरी, FeCl2 में अगर चार्ज निकालता हूं तो चार्ज निकालना सीखा होगा। क्लोरीन के ऊपर अगर -1 है, Fe का कितना मान लिया? x, x प्लस 2 क्लोरीन है, 1 का -1 बराबर 0। 0 की लिखा कि कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। x -2 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया? +2, ठीक। तो यहाँ पर Fe के ऊपर चार्ज आ गया +2, यहाँ पर निकालोगे कितना आ जाएगा? +3। यहाँ पर कितना? +3। यहाँ पर निकालोगे कितना? +5। देखिए PCl5 का निकाल के दिखा देता हूँ। क्लोरीन का कितना? -1। फॉस्फोरस का कितना? x। तो x प्लस 5 क्लोरीन है, 1 का -1 बराबर 0, x बराबर कितना? +5, ठीक है। यहाँ पर आप लोग निकालोगे +2 +4, यहाँ पर निकालोगे +3 +5, यहाँ पर निकालोगे, देखिए यहाँ पर Fe2O3 वो लेने मतलब कितना होगा? Fe3O4। जल्दी एक सेकंड देगा। उत्कर्ष गर्ग ऑफ, वृंदा ऑफ, कुशाल ऑफ,
निशु, विनय ने तो पंखा दिखा रखा है मेरे को, सो रहा है आराम से। खुशी राजपूत भी सो रही है मेरे को लगता है। जिसका वीडियो ऑफ है ना भैया वो सो ही रहा है मेरे हिसाब से, है ना। वीडियो ऑन कर लो, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ आप लोगों की एक बार जल्दी से। जब तक आप लोग निकालेंगे तब तक मैं अटेंडेंस ले लूंगा आप लोग। ये इशिका चौधरी, जयंत यादव, कुमकुम, अंजना शर्मा, हिमांशी, मयंक, ऋचा यादव, हर्ष शर्मा, कृष्णकांत, साहिल सैनी, मेघांश, इनका किसी का वीडियो ऑन नहीं। युवराज बेटा वीडियो ऑन कर लो। बार बार कहलवाते हो यार, फिर नहीं हो रहा भाई, नहीं निकला। सर कर रहे हैं। इतना बड़ा था क्या क्वेश्चन, नहीं करना था मेरे को तो, इसमें चार चार चाहिए। मैं तो Fe3O4 का चार नहीं चार। आ रहा है देखो ऑक्सीजन के ऊपर बताओ कितना बताया मैंने। सर, उस पे तो सर 8 आ रहा है, इस पे तो सर 8 आ रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर मैंने कितना बताया? -2 -2। भैया ऑक्सीजन का हो, 8 आता फ्लोरीन है। का हो, क्लोरीन का हो, ब्रोमीन का हो, आयोडीन का हो, नाइट्रोजन, यहाँ तक बता सकते हैं। Fe का थोड़ी पता है हमें चार्ज, तो Fe का कितना मान लिया x। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जितने एलिमेंट हो इनटू उसका 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितना चार्ज है Fe का? x है। और कितने Fe हैं? 3 Fe है। ठीक है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 3x प्लस दूसरा क्या है, 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है? -2 इक्वल टू 0। ठीक, तो 3x - 8 इक्वल टू 0। तो x कितना हो गया? x इक्वल्स टू कितना आ गया? 8/3। ठीक, 8/3। इस पे चार्ज आया +3, इस पे चार्ज आया 8/3। ठीक है, ओके जी। अब मेरी बात बोलना, मैंने अभी क्या बोला कि भैया आयोनिक पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसके अंदर डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस उतना ही ज्यादा होगा। और आयोनिक पोटेंशियल किसका चार्ज ज्यादा होगा। सही है, सही है, सही है, सही है, बोलो। बोलो लास्ट वाला तो इधर होगा। लास्ट वाले में बस मैं यही सोच रहा था, जिन्होंने ये बोल दिया ना वो उसके समझ में आ गया। ठीक है, चलो लास्ट वाले में क्या होगा भैया? Fe2O3 का ज्यादा हो जाएगा Fe3O4 के। ठीक है, यही तो एक चीज थी, बाकी चार तो मैंने ऊपर कर ही दिए, एक आप लोगों से करवाया 5। चलो किसी को चार्ज निकालना नहीं आया तो सर सही है मेरा। हाँ हाँ बिल्कुल सही, गुड़िया। अब जिसको नहीं निकालना है चार्ज वो एक बार देखें, देखो इधर देखो, है ना। KMnO4 लिखता हूं मैं यहाँ पर, ढंग से देख लेना, आराम से लिख रहा हूँ KMnO4। ठीक है, मेरे से यहाँ पर क्या किया गया? मेरे से यहाँ पर Mn का चार्ज पूछा गया। 10th क्लास में अगर किसी को याद हो, किसी ने ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखा था, वही चीज होती है चार्ज। ठीक है, यस यस सर। मान लीजिए अब मेरे को Mn का उसने पूछा तो कितना मान लूं? x मान लूं। मेघांश ढंग से देखना भाई, ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया कितना होता है? -2 होता है। पोटेशियम जो है वो एक एलिमेंट है ग्रुप फर्स्ट का, और ग्रुप फर्स्ट की जो प्रॉपर्टीज आपने पिछले चैप्टर में लिखी थी तब भी आपने बताया था, ये सब सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकते हैं। ये कुछ चार्ज आपको याद रखने पड़ते हैं, जैसे कोई एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट का है तो ग्रुप फर्स्ट का है तो वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है, इसलिए +1।
ग्रुप सेकंड का है तो उसका +2, ठीक है। ग्रुप 18 का है उसका 0, ग्रुप 7 आएगा। 17 का है कितना, -1, ग्रुप 8, ठीक है। बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट इनटू उसका चार्ज, कितना पोटेशियम है, एक ही पोटेशियम है, इनटू उसका चार्ज कितना, +1, प्लस में मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि इन सब के ऊपर जो चार्ज है उसका जोड़ के 0। चलिए एक चीज आगे चलते हैं, एप्लीकेशन नंबर, टाइम होने वाला है क्या? यस एक सेकेंड, ठीक है। सर, तो 5वीं 1 एप्लीकेशन जो है मिनट। वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ते हैं, अभी जस्ट मैं आपको मैसेज करता हूँ एक बार लीव। और इस सेशन में जितने बच्चे थे प्रेजेंट मेरे को उससे ज्यादा ही चाहिए, तो इसलिए बोल देना सभी को, है ना भाई, क्योंकि अब तो आप लोगों को पता है कहाँ बच के जाएंगे। एक बच्चा नहीं था लास्ट, अभी जब मैंने अटेंडेंस ली तो वो अपना नाम देख के बता देगा मेरे को, ठीक है ना। चलिए, है ना, अभी मिलते हैं 1 मिनट बाद ही, चलो, है ना। अगली जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन क्या है, एक बच्चा था जिसने मेरे से मैसेज किया था, ये थोड़ी आवाज कट कट के आ रही है बेटा, तू जब आवाज कट कट के आए तो अगर बोल दिया करो, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत पता चल जाता है यहाँ पर, लेकिन अगर बोल दिया करो क्योंकि इसको फिर एक बार जैसे लिखने से रोक देंगे ना तो नेटवर्क स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, कई बार इससे हम लोग जल्दी जल्दी लिखते रहते हैं तो नेटवर्क अनस्टेबल हो जाता है। तो सर नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, अब नेचर ऑफ ऑक्साइड्स के लिए क्या कहता है, ऑक्साइड्स का आप लोगों से नेचर पूछे तो ऑक्साइड्स का नेचर इस तरह से पूछेगा, भैया वो ऑक्साइड जो गिवन है वो आपका एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, या फिर नॉर्मल ऑक्साइड, सॉरी एम्फोटेरिक है, कैसा ऑक्साइड। तीन ही टाइप के ऑक्साइड मिलेंगे, एसिडिक, बेसिक, या फिर हम लोग बोले एम्फोटेरिक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इट इज पोटेंशियल से ही डिवाइड किया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 5 तो 5 अगर 2 है, आवाज में डिस्टरबेंस है, यस सर। बहुत ज्यादा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज, अब ठीक हो जाएगा, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज लेस देन 2.2 देन वो आयनिक ऑक्साइड यानी कि बेसिक ऑक्साइड कहलाएगा। और इफ, अब ठीक है मेरे हिसाब से, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 इज ग्रेटर देन 3.2, ठीक है, वो जो है नहीं आ रही। अगर, ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर 5 की वैल्यू जो है वो 2.2 से, स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू अगर 2.2 से स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू अगर 2.2 से कम है तो वो आयनिक ऑक्साइड होगा, यानी कि जिसे बेसिक ऑक्साइड बोल सकते हो। और स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू अगर 3.2 से ज्यादा है तो उसे कोवलेंट ऑक्साइड यानी कि एसिडिक ऑक्साइड कहेंगे। अगर कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 5 की वैल्यू 2.2 और 3.2 के बीच की है तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। तो वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। ये आपके लिए आयनिक पोटेंशियल के बारे में आपको जो बातें याद रखनी है वो है, ठीक है। लिख लिया सबने यहां तक? यस ओके, ठीक है। अब मैं कुछ नोट लिख रहा हूं, नोट को ढंग से लिख लेना भाई। पहला नोट, कोवलेंट कैरेक्टर जो है
कोवेलेंट कैरेक्टर जो है, सर कोवेलेंट कैरेक्टर जो है is directly proportional to small size of cation ठीक, is in inversely proportional to या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आप लोग बोल सकते हो लार्ज साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कैटायन और एनायन and directly proportional to pseudo inert, थोड़ा बहुत चल रहा है मेरे को पता चल रहा है, pseudo inert gas configuration ठीक। बिना जो काफी ज्यादा लोग यूज करने लग गए, तो जितना ज्यादा यूज करेंगे नेटवर्क से उतना ज्यादा उसमें डिस्टर्बेंस बढ़ता चला जाएगा। कोई दूसरी देखते हैं, कल जियो वगैरह मीट वगैरह मैं बता दूंगा आपको एक बार चेक करके, ठीक है। उसके बाद दूसरा नोट क्या है, प्रोपोर्शनल है कोवेलेंट के, ये हम ऊपर क्या बोल रहे हैं पॉइंट के प्रोपोर्शनल टू मीटिंग ओवर हो गई क्या? नो सर 8:15 पे होगी ना सर। ठीक, नहीं मेरे को ऐसा लगा जैसे स्क्रीन एकदम से वो हो गई थी। आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, और लिखा था कि ये सब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, कोवेलेंट कैरेक्टर के, ठीक है। आज हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी वो क्या पढ़ी, चल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको फाई से दिखाते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कोवेलेंट कैरेक्टर के, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की टेंडेंसी के, मतलब होता है कि मतलब होता है, ये पढ़ा है भाई, ठीक है। मैंने तो जो पढ़ा है वही चीज मैं लिख रहा हूँ, मैंने तो कोई नई चीज में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके, उसके बाद पांचवा जो हम लोग लिख रहे हैं, कि आप लोगों ने 10th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आइसोमेरिज्म, याद है थोड़ी बहुत? यस सर नीचे करना सर। आइसोमेरिज्म क्या होता है, those compound which have same molecular formula but different properties due to differ in arrangement of atom, एटम में अरेंजमेंट चेंज होने के कारण इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ देखिए, सर 4th पॉइंट दिखाना। एक सेकेंड, बिल्कुल देख लीजिए क्या कहता है भैया। सबसे पहली बात यहाँ पर कि पीछे आप लोगों ने एक आयनिक बॉन्ड पढ़ी थी, उसका एक पॉइंट लिख रहा हूं मैं यहाँ पर कि आयनिक बॉन्ड इज एन नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। नॉन डायरेक्शनल मतलब डायरेक्शन नहीं होती, नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड इज ए नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। उसके बाद कहता है छठा, क्योंकि कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, इसलिए उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। उसके बाद बोलता है ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर, ड्यू टू नॉन डायरेक्शनल नेचर ऑफ आयनिक बॉन्ड, ionic compounds cannot exhibit isomerism, क्योंकि वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं होती, इसलिए आप उसे अलग अलग तरह से बदल बदल के नहीं लिख सकते।
सेम चीज रहेगी। ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 7, पीछे भी हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी की बात करी थी जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे कि आयनिक कंपाउंड जो है हार्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है। दूसरा मैं लिख रहा हूं यहाँ पर ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होती है? एक सेकंड, डिस्टरबेंस आ रहा है मेरे हिसाब से, एक सेकंड। हार्डनेस, हार्डनेस होते हैं कंपाउंड, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सर ऊपर करना। ठीक है। सर 5th पॉइंट लिखना है। कौन सा लिखना है? बोलो भाई, कौन सा लिखना है? सर हो गया। कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि आयनिक कंपाउंड में स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयन किससे जुड़ी होती है? नेगेटिव आयन से। पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन से, 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 नेगेटिव पॉजिटिव से। इसलिए कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन क्या कहता है कि अगर हम लोग इसको स्ट्राइक करें, सॉरी थोड़ा चल ही रहा है, अगर हम लोग इसको स्ट्राइक करें मतलब कहीं पर मारें, ठीक है, किसी हथौड़े से इसको मारे, तो हम लोग क्या कहते हैं, जैसे ही आप इसको मारते हैं तो ये टूट सकता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव आयन थोड़ी खिसक जाएंगी। इस तरह से आयन जो है, मैं अभी बता रहा हूं, देखना, आयन जो है वो इस तरह से खिसक जाएंगी, जिससे पॉजिटिव के नीचे कौन सी आ जाएगी? पॉजिटिव आ जाएगी। नेगेटिव के नीचे कौन सी आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। और जब ऐसे ही एक दूसरे के नीचे चेंज कर देंगे आयनिक कंपाउंड्स के अरेंजमेंट में, अगर आप थोड़ा सा भी चेंज कर देंगे तो वहां पर वो वहीं की वहीं पर टूट जाएगा। ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ब्रिटल बोलते हैं। एक बता नहीं लिया, जल्दी बोल एक बार फिर मैं, क्योंकि एकदम से ऊपर जाएंगे हम लोग। बोलो। ठीक है। एक सेकेंड। पॉइंट नंबर 8, 8वां पॉइंट आएगा अब। वो 8वां पॉइंट क्या है? वो 8वां पॉइंट है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब इसे हम लोग बोल सकते हैं ई। अब मैं बोल रहा हूं कि देखिए, एक कैटायन होती है और एक एनायन होती है। आयनिक कंपाउंड में ये दो चीजें होती है, एक कैटायन और एक एनायन। ठीक है। इन दोनों के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मैं क्या कहता हूं कि दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके? Q1 Q2, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, तो क्या हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। एक सेकंड रुके भाई।
F इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। और यहां पर अब मैं एक चीज लिख रहा हूं जो मैं ऊपर बोल रहा हूँ, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बारे में ज्यादा डिटेल जो है वो आपके फिजिक्स वाले सर आपको दे देंगे। F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक, ये इसे E एप्सिलॉन नॉट से दिखा लेता हूं। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट इज डायरेक्टली डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो अब आप मेरे को ये बताइए, देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा हो, डिस्टर्बेंस आ रहा है भाई, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो गया तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी कोवेलेंट यहां पर। ठीक है, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये चीज है कि सॉल्युबिलिटी इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। यहां पर आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जानी चाहिए, नहीं। यहाँ पर सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर। अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं क्या बोल रहा हूं, H2O एल्कोहल और एसीटोन और एयर, इनका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैं आपको बताता हूं 81, और कम होते होते Sir, your एयर का voice is कितना not होता है, coming. H2O का कितना होता है 81, और एयर का कितना होता है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, दैट इज 1। तो ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का ऑर्डर हो गया इसका। अब कहता है अगर इसकी सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर पूछे तो मैंने अभी आपको बताया क्या याद रखना है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो सॉल्युबिलिटी का भी यही ऑर्डर होगा। एक सेकेंड। एसीटोन और एयर। ठीक है, सर एक बार क्या बोल रहे हैं, जल्दी बोलिए। सर 8 पॉइंट देखना है मेरे 8 को। पॉइंट देखना है। चलिए ठीक, सर एक बार ऊपर कर दो सर, खाली सर। यस सर। फिर टाइम डन। राइट डाउन कर लिया। बोलिए भाई, चलो। यस सर बताओ। ठीक, Yes, ओके। sir. अब एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इफ attraction between ions in air, एयर के बीच में, एयर में जो अट्रैक्शन है आयंस के बीच में, सॉरी 1 इज एफ, कि जो अट्रैक्शन है वो कितना है, एफ है। ठीक, देन attraction
बिटवीन वाटर के अंडर ही थी। इससे ऊपर जो लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ आपके प्रीवियस एक बार जेईई के एग्जाम में, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको पीछे भी आप लोगों ने लिखा कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है, ओके। और दूसरा आपको बताया गया है कि एयर का जो एप्सिलॉन नॉट है वो 1 है और वाटर का एप्सिलॉन नॉट जो है वो कितना है 81, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेशियो ले लेता हूं, वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एयर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक सेकेंड, क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही, बहुत कट कट आ रही है। ए वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ले लेता हूं और एयर का, वाटर अपॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, एयर का, ठीक है। तो अगर आप इसका रेशियो लोगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एयर का अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसका, वाटर का, ठीक। तो आप देखिए आपको फोर्स ऑफ वाटर आप लोगों को निकालना है। बढ़िया आवाज बढ़िया। एक बार रुक जाते हैं, 1 मिनट रुकिए, एक बार मैं स्क्रीन से बाहर आता हूं तो क्लियर हो जाएगी। ये भाई 2-3 दिन से हमारे एरिया में चल ही रही है दिक्कत, मेरे को हाँ है तो सही दिक्कत। एक सेकंड शेयरिंग रोक देते हैं। अब आपको आवाज सुन रही है? यस सर। यस सर। कट कट के आ रही है अभी। अब ठीक आ रही है? सर कट कट के आ रही है अभी। इसके पास कट कट के आ रही है, वो एक बार थंब इंप्रेशन देगा, इसके पास कट कट के आ रही है। खुशी राजपूत, खुशी राजपूत अब भी कट कट के आ रही है? नो सर अब नहीं आ रही, पहले आ रही थी। तो गुड़िया वो अनस्टेबल हो जाता है एक बार, जैसे किसी बच्चे का अनस्टेबल हो, अगर लगातार हो रहा हो 2-1 मिनट में, तो एक बार वो अपने आप को लीव करके फिर दोबारा ज्वाइन कर ले, ताकि उसका जो नेटवर्क है वो क्लियर हो जाएगा मेरे साथ, ठीक है, वो ये बात है। ओके सर। तो मैं अभी क्या बोल रहा हूँ भाई कि आपको जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो किसका दिया गया, वाटर का, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका दिया गया, एयर का, ठीक है। इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट कितना है एयर का 1, वाटर का एप्सिलॉन नॉट कितना है 81, ठीक। अब आप मेरे को ये बताइए फोर्स ऑफ वाटर का निकालना हो डिवाइडेड बाय फोर्स ऑफ एयर कितना है 1 इक्वल टू 1/81। तो आप मेरे को ये बताइए कि एफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाटर में कितना हो जाएगा। बस ये लास्ट लाइन है आज की, उसके बाद ओवर करेंगे। कितना हो जाएगा, एफ बाई वीडियो रुकी सर। एफ बाई 81। मुझे पता चल गया था कि डिस्टर्बेंस हो रही, इसलिए मैं रुक गया था वहीं पर। अभी नहीं हो रही, अब देखिए ढंग से जल्दी से। अगर अट्रैक्शन आयंस का एयर में दे रखा हो कितना, एफ दे रखा हो जिसका एप्सिलॉन नॉट 1 होता है। अगर अट्रैक्शन आयंस का वाटर में दे रखा हो, वाटर में पूछा हो जिसका एप्सिलॉन नॉट 81 होता है। तो अभी हम लोगों ने बात करी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एप्सिलॉन नॉट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स ऑफ वाटर अपॉन फोर्स ऑफ एयर रेशियो ले रहा हूं मैं, तो ये रेशियो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट एयर अपॉन एप्सिलॉन वाटर। आप देखो किस किस का पता है, एयर का पता है तो एयर की जगह पे 1 लिख दिया, वाटर का दे रखा है वाटर की जगह 81 लिख दिया, फोर्स ऑफ एयर दे रखा है कितना दे रखा है एफ, तो एफ लिख दिया, फोर्स ऑफ वाटर आ जाएगा एफ अपॉन 81, ठीक है। यहां तक क्लियर करें। और नेटवर्क इश्यूज के लिए सॉरी भाई, एक बार है ना आप लोग जहां पर आपको दिक्कत आई थी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, एक बार आप जरूर चेक कर लें, जरूर देख लें, ठीक है, ओके। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर भाई। चलिए, है ना, शुरू करते हैं आज, ठीक है। तो आज हम लोग जो चीज शुरू कर रहे हैं बेटा, वो उस चीज से आगे चल रहे हैं जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। जो बच्चे, क्योंकि 1-2 बच्चे जो हैं वो थोड़े आज ऐड हुए होंगे,
थोड़ा लेट हो गए थे, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पीछे वाला टॉपिक हमारा क्लियर था। तो आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, कितनी तारीख है आज? 17। 17। गुड मॉर्निंग। ठीक है। और जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं वो टॉपिक है VSCPR थ्योरी। ठीक है, VSCPR थ्योरी, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी का नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वेस्पर थ्योरी, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी से पहले आपने एक रूल पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, जब ये चैप्टर रूल पढ़ा था तो उस चैप्टर को उसमें आया था लेविस ऑक्टेट रूल। तो लेविस ऑक्टेट रूल में हम लोगों ने मॉलिक्यूल की शेप के बारे में हमने कोशिश की थी कि हम लोग मॉलिक्यूल की शेप बना पाए, लेकिन हम लोग सिर्फ शेयरिंग दिखा पाए थे। लेविस ऑक्टेट रूल में कोई एटम जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट करता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसको बंद कर देंगे, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। लेकिन लेविस ऑक्टेट रूल जो है वो मॉलिक्यूल की शेप फाइंड आउट करने के लिए सुटेबल नहीं था। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि लेविस ऑक्टेट रूल ने मॉलिक्यूल की शेप जो है वो उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा था। तो इस शेप ऑफ मॉलिक्यूल को देने के लिए सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आया था वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी था। और वो किसके द्वारा दिया गया था? गिवन बाय सिडविक and Powell, given by Sedgwick and Powell in 1940। कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है वो सिडविक एंड पॉवेल द्वारा दी गई थी इन 1940, ठीक है। एंड फर्दर इम्प्रूव्ड बाय, और उसके बाद उसमें इम्प्रूव किया गया था, फर्दर इम्प्रूव्ड बाय क्या? नाइलम एंड गिलेस्पी। एंड गिलेस्पी, ठीक है, इन 1957। उसके बाद उसमें नायलम एंड गिलेस्पी के द्वारा क्या किया गया था? इम्प्रूव किया गया था 1957 में, ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, देखिए इस थ्योरी को समझने की बात है, तो पहले समझते हैं एक बार ढंग से, उसके बाद हम लोग राइट डाउन करेंगे, ठीक है। और भैया मैं है ना, अब मेरे को सारे बच्चे क्लियरली विजिबल हैं, तो जाहिर सी बात है आपने स्क्रीन ऑन रखी है ताकि आप लोग मेरे को दिख जाए, ठीक है ना। ओके, सबको मैं क्लियर दिख रहा हूँ? यस सर। यस अब सर। मेरी बात सुनना मेरे भाई, है ना। प्रिंस जी वीडियो ऑन कर लीजिए, ताकि क्योंकि आप मेरे को दिखेंगे, मैं आपको दिखूंगा, तो उससे कनेक्शन सही बनेगा, कम्युनिकेशन गैप भी नहीं रहेगा और आराम से सब कुछ सही होगा। देखिए मैं क्या कहता हूँ, आप लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड जब पढ़ा था, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही हो, दो एटम। वीडियो ऑन करण की कब आयो इसके शाम ईमानदार छोड़ूंगा और के नो क्लास अटेंड ना करता यो हटा देगा मैंने। केमिस्ट्री वाला मास्टर है। प्रिंस म्यूट कर दीजिए बेटा।
हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, होगी वीडियो ऑन। हो गई वीडियो ऑन, बेफिक्र रहे हो, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए किसी भी एटम के पास, जब आप लोगों ने वहां पर पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर थे वहां पर, एक था लॉन पेयर और एक था बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर वो था जो दो एटम्स के बीच में आ रहा था, जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला था, ठीक है। जो दो एटम के बीच में शेयर्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन था उसे हम लोगों ने बोला था बॉन्ड पेयर। अभी मैं बना के दिखाऊंगा आपको। और उसके बाद उस एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए थे, जो किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, उसे हम लोग वो लोगों ने बोला था क्या, लोन पेयर। तो वहां पर दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर थे, एक बॉन्ड पेयर था और एक लोन पेयर था। लोन पेयर वो था जो किसी केमिकल कॉम्बिनेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, मतलब शेयरिंग नहीं कर रहे थे। और बॉन्ड पेयर वो था जो शेयरिंग कर रहे थे, मतलब दो एटम्स के बीच में लिखे गए थे, ठीक है। अब दोनों है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ही। एक का नाम हम लोगों ने बॉन्ड पेयर रख दिया। बॉन्ड पेयर क्यों रख दिया, क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हुआ। और दूसरे का नाम क्या रख दिया, लोन पेयर, क्योंकि वो किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो कहता है जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे के नजदीक नजदीक होते हैं, तो नजदीक नजदीक होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। नजदीक होने के कारण इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। रिपल्शन से चीजें हमेशा दूर जाती हैं। एक चीज बात याद रखना, कोई भी मॉलिक्यूल स्टेबल तब होगा, मेरी बात अपनी नोटबुक में अभी राइट डाउन कर लेना, कोई भी मॉलिक्यूल तब स्टेबल होगा जब उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हैं, वो भी उनके लिए भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल से बोला है कि आप अपनी जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं उनकी पीडीएफ वो मेरे को शाम को बना के भेजेंगे। तो भैया आज से ही अपने नोट्स बनाने शुरू कर दें जब मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, और जितनी कम एनर्जी होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। दूसरी चीज है, दो फोर्सेज ऑफ होते हैं, एक होता है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और एक होता है फोर्सेज ऑफ रिपल्शन। अगर मॉलिक्यूल में एटम्स के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, अगर एटम्स के बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, तो वहां पर क्या होगा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन से एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि चीजें एक दूसरे के नजदीक आ चुकी है। तो लिख लेना, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एनर्जी। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एनर्जी। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस एनर्जी। दूसरा, फोर्सेज ऑफ रिपल्शन इंक्रीजेस एनर्जी। फोर्सेज ऑफ रिपल्शन इंक्रीजेस एनर्जी। रिपल्सिव फोर्स है जो हमेशा एनर्जी को क्या करता है, बढ़ाता है। सर रिपीट करना। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन decreases energy and forces of repulsion increases energy। नितिन यादव जी नोटबुक कहाँ है भाई, लिख लो तो। लिख लिया सर। अच्छा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, कई बच्चे हैं जो बोलते हैं मैंने लिख लिया, और मैंने कल नोटबुक चेक करी तो उन्होंने लिख नहीं रखा था, है ना। तो भैया वो ना करें आप, है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, एनर्जी को कम करता है, और फोर्सेज ऑफ रिपल्शन एनर्जी को बढ़ाता है। अब आप मेरे को ये बताइए, जब इलेक्ट्रॉन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जैसे ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये मॉलिक्यूल की एनर्जी को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। एनर्जी ज्यादा होती चली जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। अब कहता है मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने के लिए हम लोगों को एनर्जी को कम रखना पड़ेगा, और एनर्जी कम कब होगी, जब फोर्सेज ऑफ रिपल्शन कम हो। फोर्सेज ऑफ रिपल्शन कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं
कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर नजदीक नजदीक थे उन इलेक्ट्रॉन पेयर को धीरे धीरे दूर दूर लेते जाओ। आप लोग गांव में रहते हैं या आप लोग शहर में रहते हैं, लेकिन आप लोगों ने सबने देखा होगा, ये नॉर्मल सी बात है आजकल कल्चर में, कि अगर दो भाई हैं और ज्वाइंट फैमिली में है, लेकिन अगर उनकी नहीं बनती आपस में, तो वो धीरे धीरे क्या होते चले जाते हैं, अलग अलग होते चले जाते हैं। ठीक है, सही बात है सर। जब वो अलग अलग Yes, sir. होते चले जाएंगे तो उनके बीच में धीरे धीरे जैसे पहले मतलब एनर्जी थी वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अलग हो गए तो वो अपना काम कर रहा है घर का, दूसरा अपना काम कर रहा है घर का, तो उनके बीच में कोई भी नाराजगी नहीं रहती, तो इससे फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ओके, तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज एनर्जी एंड फोर्सेज ऑफ रिपल्शन इंक्रीजेस एनर्जी। तो मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाने के लिए हम लोगों को उन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दूर दूर करना पड़ेगा, ताकि मॉलिक्यूल क्या हो सके, स्टेबल हो सके। ठीक है, चलिए, तो क्या बोल रहा हूं मैं, ओके, ये पॉइंट था। चलिए, मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैंने बोला कि भैया चाहिए दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि एक एटम के पास, एक सेंट्रल एटम के चारों तरफ दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। एक को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर और एक को हम लोग बोलते हैं शेयर्ड पेयर। इन दोनों के बीच में क्या होता रहता है, रिपल्शन होता रहता है, और रिपल्शन हमेशा एनर्जी को बढ़ा देता है। मॉलिक्यूल के स्टेबल होने के लिए एनर्जी का कम होना जरूरी है। एनर्जी कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दूर दूर करने की कोशिश करेंगे, और इसी से हम लोगों को मॉलिक्यूल की शेप मिलेगी। तो मैं अगला पॉइंट यहाँ पर लिख रहा हूँ, अभी मैंने पोस्टुलेट नहीं लिखे हैं इसके, क्या लिख रहा हूँ कि द स्टेबिलिटी, मेरे को कोई जल्दी नहीं है अभी, लेकिन ये चीजें जो मैं बोलता हूँ, जो मैं लिखता हूँ, चाहे मेरे से आधा पेज लिखवाया जाए वो मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन जो आधा पेज करें वो समझ में आ जाए, बस बात ये है। ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, the stability of the molecule depends that it should have minimum energy। मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, इट शुड हैव मिनिमम एनर्जी, इसकी जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है, और मैं बोलूं कि वेस्पर थ्योरी जो है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, पूरा नाम हम लोग बोलें तो ये थ्योरी किस पे बेस है, और मैं यहां पर वो भी लिख रहा हूं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है डिक्रीजेस एनर्जी, एनर्जी को डिक्रीजेस एनर्जी। ठीक है, एंड क्या बोल रहा हूं, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन इंक्रीजेस एनर्जी। ठीक है, एंड दूसरी चीज यहां पर क्या बोली कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली बोल रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, एनर्जी जो है, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कहता है हम लोगों को, मैंने क्या बोला, अगर स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और एनर्जी कम कब कैसे होगी कि फोर्सेज ऑफ रिपल्शन को आप क्या कर दो, कम कर दो। ठीक है, तो फोर्सेज ऑफ रिपल्शन कम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक शुद्ध हिंदी भाषा में बोल रहा हूं कि फोर्सेज ऑफ रिपल्शन कम करने के लिए हम लोग उन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दूर दूर कर देंगे। भैया क्या था जो लड़ाई का कारण था, जो लड़ाई का रीजन था, क्या, रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दूर दूर करते जाएंगे,
इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दूर दूर करते जाएंगे तो रिपल्शन कम होता चला जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पर एग्जिस्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉन क्लाउड वहां पर एग्जिस्ट करेंगे जहां पर उनके बीच में फोर्सेज ऑफ रिपल्शन सबसे कम होगा। फोर्सेज ऑफ रिपल्शन सबसे कम होने का मतलब है कि वहां पर स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती चली जाएगी। ठीक है, चलिए अब मैं कहता हूं, क्या लिखते हैं कि इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, कि जो वेस्पर थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट, एक सेकेंड, it is based on the fact that the electron pair surrounding the central atom repel one another. इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं, जो सेंट्रल एटम के चारों तरफ हैं, वो क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, रिपेल वन अनदर, एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, रिपेल वन अनदर एंड वन अनदर दैट देयर आर, एक सेकेंड, repel one another and move so far, और क्या करते हैं? रिपेल करते रहते हैं और उन्हें वो एक दूसरे से दूर जाते जाएंगे। रिपेल होता जाएगा तो दूर जाता जाएगा, एंड मूव सो फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से दूर जाते चले जाएंगे, फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, सो दैट, जिससे क्या होगा? सो दैट देयर आर नो फर्दर रिपल्शन बिटवीन देम, जिससे उनके बीच में रिपल्शन जो है वो नेग्लिजिबल हो, मतलब सब कम बिल्कुल हो, इतनी दूर वो एक दूसरे से चले जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है भाई, कहने का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, जिससे वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। कब तक जाएंगे? कब तक जाएंगे? मेरी आवाज सबको सुन रही होगी क्योंकि आज मेरे को नहीं लग रहा कोई डिस्टर्बेंस है। कब तक जाएंगे सर? जब तक रिपल्शन खत्म नहीं हो जाता। हाँ, तब तक जाएंगे जब तक स्टेबल नहीं हो जाते, जब तक रिपल्शन मिनिमम ना हो जाए। ठीक है, तो जैसे समझने की बात है, सीधी सीधी बात है। देखो, मान लो भाई आप किसी सोसाइटी में, किसी कॉलोनी में रहते हो, एक गांव का बच्चा बहुत आराम से समझ जाएगा, कोई सोसाइटी का बच्चा बहुत आराम समझ में आएगा।
मान लो किसी सोसाइटी में, गांव, किसी कॉलोनी में रह रहे हैं और एक फैमिली जो है वो डेली हमसे लड़ाई करती है, ठीक है, डेली हमसे बिना बात के लड़ाई करती रहती है, हैं? एक दिन लड़ाई होगी, 2 दिन लड़ाई होगी, जब उसका रोज का काम हो जाएगा तो हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई यहाँ से दूर चले जाते हैं, क्योंकि अब उनके बीच में, हमारे बीच में और उनके बीच में क्या होने लग गया, रिपल्शन होने लग गया। तो ये थोड़ी है कि भैया रिपल, अब उससे दूर जाना है तो हमने क्या किया कि जहां वो रह रहे थे, अभी मैं उसके बगल में घर था मेरा, मैंने क्या किया, 2 घर छोड़ के घर ले लिया। तो उससे क्या हुआ, डिम्पल सबके घर में ऐसे ही घूमते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। तो उससे ऐसा तो करेंगे नहीं अब भी कि लड़ता भैया है। उसका घर जो है, उसके घर से 2 घर छोड़ के फिर ले लेंगे, भाई नजदीक तो रहेगा ना, इतना रिपल्सन कम थोड़ी हुआ, वो तो लड़ाई करने के लिए वहां आ जाएगा। तो हम लोग क्या फिर करते आ हैं जाएगा। कि उससे इतना दूर चले जाएं कि वो रोज रोज लड़ाई करने के लिए हमारे पास ना आ सके, ठीक है। तो उससे दूसरे क्या होगा, मोहल्ले। रिपल्सन जो है उनके बीच में कम हो जाएगा। जब वो मिलेंगे नहीं तो रिपल्सन ही कम हो जाएगा। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, सीधी सीधी बात है, इतनी दूर करने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं कहूं, देखो भाई, ठीक है, एक सेकंड मेरी बात सुनना, मैं ढंग से आपको बोलूंगा। ये वीडियो ऑन हो, ये रोहित, दीपांशु, निशु, प्रिंस, प्रिंस अब तो वीडियो ऑन कर ले, कोई बात नहीं, उस ऑडियो में तो जो हो गया हो गया, वो तो सबने हो गया, ठीक है। तो मान लीजिए भाई, ये एक घर में जो है ना, एक बापू है या माँ है, कुछ भी लगा लो, ठीक है, ये वाला पेन, ओके, एक सिंपल सी फॉर्म में समझा ओके रहा हूँ। सर। एक बापू या एक माँ है एक घर में, ठीक है, और ये जो 2 बेटे हैं, ये किसका पतलू बेटा है दीपांशु जैसा, और ये किसका मोटू बेटा है मेरे जैसा, ठीक है। अब इन दोनों भाइयों में बनती नहीं है बिल्कुल भी, इन दोनों की घरवाली जो है उनके बीच में बनती नहीं है, डेली जो लड़ाइयां होती हैं दौरानी जिठानी वाले गांव में, वो चलती है इनके बीच, ठीक है। तब इनकी माँ क्या कहती है कि भाई बंटवारा कर देते हैं तुम्हारा, है। तो अब कहता है वो कहां पर जाएं, वो एक दूसरे से कितनी दूर जा सकते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो। ये 2 बेटे थे इतने, ये अब रिपल्शन देखना मेरी बात, ढंग से दिख रहा होगा ये, अब रिपल्शन मैक्सिमम मिनिमम हो सकता है, या अब हो सकता है, या अब हो सकता है, या अब हो सकता है, बोलो। सर अब अब रिपल्शन मिनिमम, लास्ट अगर आप ढंग से देखेंगे तो, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आप रिपल्सन मिनिमम है, क्यों, क्योंकि एक भाई इस कोने में चला गया और एक भाई इस कोने में चला गया, रिपल्सन क्या हो गया, मिनिमम हो गया, ठीक है। अब ये बताइए, इसको भूल जाना, ये ऊपर वाली नोक को, ये जो मैं दिखा रहा हूँ इसको भूल जाओ, इसके नीचे वाले भूल जाओ, इन दोनों को बताओ बीच में ये क्या एक लाइन में है, अरे है नहीं है, यस हाँ सर। 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 तो ऐसी शेप को हम लोग बोलते हैं लीनियर, ऐसे ही हम लोग बाकी शेप बनाएंगे, ठीक है। सिर्फ क्या करने के लिए, रिपल्शन को कम करने के लिए, किस क्या करने के लिए, रिपल्शन को कम करने के लिए, हमारा मेन टारगेट, हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो इसी पर रहेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में रिपल्शन जो है वो कम हो। 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर बताए मैंने, एक क्या बताया, बॉन्ड पेयर, एक क्या बताया मैंने, लोन पेयर। जो एटम्स के बीच में लिखा जाता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसे बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और जो एटम के बीच पार्टिसिपेट नहीं करता उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं, ठीक है। बात समझ गए, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, जयंत यादव जी बोलिए। नो सर। नो सर, ठीक है। और कोई बच्चा, किसी को डाउट हो, कृतिका, नो सर। कृतिका, नो सर, ठीक है, ओके, है ना। चलिए आते हैं वापस से अपने स्क्रीन पर। चलिए
तो मैं लिख रहा हूं अब अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी। जब क्लास ओवर हो जाए तो एक बार मेरे को बता देना, फिर मैं आपको दोबारा ज्वाइन करने के लिए बोल दूंगा। ठीक है, अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी। ओके सर। अजम्पशंस मतलब होते हैं उस थ्योरी के बारे में जो पॉइंट्स दिए गए थे, नायलॉम एंड गिलेस्पी ने जो पॉइंट दिए थे उस थ्योरी के बारे में, वो पॉइंट की बात हम लोग कर रहे हैं। अजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी, क्योंकि देखो सबसे पहले सिडविक एंड पोवेल ने इसको दे दिया था, लेकिन बाद में इंप्रूव जो किया गया था वो नायलॉम एंड गिलेस्पी ने किया था। हम लोग जिसको जो अजम्पशंस पढ़ते हैं वो नायलॉम एंड गिलेस्पी के द्वारा मॉडिफाइड है। अजम्पशंस ऑफ दिस थ्योरी, ठीक है। नायलॉन सिडविक और पोवेल तो है ना, वो तो भाई ये बात बता के चला गया था, ये ऊपर वाली आ गया। एक सेकंड, सिडविक और पोवेल तो ये बात बता के चला गया था, वो तो लुढ़क गया था। फिर सिडविक और पोवेल ने ये बात बताई और वो हो गया, चला गया भगवान को प्यारा। फिर उसकी आत्मा जो है वो किसमें आई? उसकी आत्मा आई नायलॉम एंड गिलेस्पी ने। तो उन्होंने क्या किया कि इन उस पॉइंट को मॉलिक्यूल की शेप से जोड़ने की कोशिश करी। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट क्या है इस थ्योरी का, इस अजम्पशन की इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी, इन वैलेंस शेल, सर स्क्रीन स्टॉप हो गई। इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ central atom, central atom of a molecule, whether लेगा कि भैया मेरे को जो है आप बॉन्ड पे हो, एक बार म्यूट कर लीजिए जिस बच्चे का म्यूट है। पेपर में आपसे कहीं पर भी नहीं पूछेगा कि आप जो है वेस्पर थ्योरी के पोस्टुलेट्स बताइए, कहीं पर भी नहीं लिखवा के देखेगा, लेकिन इन पोस्टुलेट्स को समझना जरूरी है। मैं एक बार समझा चुका हूं और उसके बाद लिख रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पेयर इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल वेदर बॉन्डिंग और लोन पेयर, चाहे वो बॉन्डिंग हो और चाहे वो लोन पेयर हो, आर regarded as occupying सॉरी एक सेकेंड, थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है मेरे को लग रहा है, occupying localized orbitals। सर आज कट करके आ रही है। मेरे को पता चल जाता है बॉस, इसीलिए मैं रुक जाता हूं वहीं पर। ऑक्यूपाइंग लोकलाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब कहता है, मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये ऑर्बिटल जो हैं, दीज ऑर्बिटल्स अब नहीं आ रही है, अरेंज देमसेल्व्स, एक दूसरे को अरेंज करने की कोशिश करते हैं, अरेंज देमसेल्व्स। आप एक बार अब स्टेबल होने देते हैं इसको, नेटवर्क बीच बीच में अनस्टेबल होता रहता है, इसीलिए मैंने आप लोगों को भी घर पे जाके बोला था, मैं भी ये चीज करा रहा हूँ, आप लोग भी ये चीज करा लें। ठीक है, देखिए हम लोग है ना, आप लोग काफी समझदार बच्चे हैं और काफी बड़े बड़े बच्चे हैं। ठीक है, अगर हम लोग, और आजकल के बच्चों को काफी ट्रेंड है पबजी खेलने का, और क्या बोलते हैं उसका, वो एक गेम और है, कौन सा है, क्या नाम है उसका, फ्री फायर। फ्री फायर। हाँ, फ्री फायर। गेम खेलने के काफी शौक हैं बच्चों को। विनय यादव जी म्यूट कर लीजिए बेटा एक बार। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो पबजी खेलने का शौक है काफी बच्चों को, ठीक है ना भाई। तो उस पबजी खेलने के शौक के ऊपर ही बोल रहा हूँ, हम लोग उसमें ऑनलाइन खेलते हैं तो आप लोगों का कितना डाटा खर्च होता होगा सोचिए। ठीक है, मोस्टली के घर में जो प्लान चल रहे हैं वो 1.5 GB चल रहा है। एक बार है ना लेक्चर अभी ओवर होने वाला है बेटा, दीपांशु 2 मिनट रुक जाइए।
ठीक है, अभी लेक्चर ओवर होने वाला है तो आप लोग एक बार दोबारा ज्वाइन करेंगे, मैं मैसेज कर रहा हूँ आपके पास। ठीक है, तब तक के लिए ओवर करते हैं, लास्ट में बात करेंगे इस बारे में। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था कि these orbitals arrange themselves in so as to minimize the mutual electronic repulsion. म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। ठीक, अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट ये कहता है, जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो म्यूचुअल इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होगा वो कैसे होगा। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपके पास मान लीजिए दो ही एटम है, जैसे मैंने अभी बताया था कि एक माँ के मान लीजिए दो ही बेटे हैं, ठीक है, तो पहले नजदीक नजदीक रहते थे, जब उनमें लड़ाई होने लगी तो वो एक दूसरे से दूर जाते चले गए। मेरा हाथ दिख रहा होगा सबको, ठीक है, ये एक माँ के दो बेटे हैं, मान लीजिए यहाँ पर कनेक्शन है, और ये एक माँ के दो बेटे हैं, ठीक है, पहले दोनों नजदीक नजदीक रहते थे, लड़ाइयां होने लगी, रिपल्शन होने लगा, तो वो कहां पर जाकर स्टेबल हो जाएंगे, वो यहाँ पर जाकर स्टेबल हो जाएंगे। इस टाइम पर उनके बीच में रिपल्शन जो है वो मिनिमम है, और रिपल्शन मिनिमम है मतलब उनके बीच में क्या, स्टेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं कि द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ ए molecule containing two atoms, the shape of a molecule containing two atoms is always linear। इस शेप ऑफ मॉलिक्यूल जो है दो एटम्स के बीच में वो हमेशा क्या रहेगी, लीनियर रहेगी। मतलब अगर किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम से जुड़ने वाले दो एटम हैं तो उनकी शेप हमेशा कैसी रहेगी, लीनियर रहेगी। ठीक है भाई, ओके। तीसरा पॉइंट क्या है, फॉर ए मॉलिक्यूल containing 3 or more atoms, अगर किसी मॉलिक्यूल में 3 या 3 से ज्यादा एटम है, ठीक है, one of the atom is called central atom, one of them called क्या, central atom। अब देख खुद की बात है भाई, ठीक है, मेरी बात सुनना, जैसे भाई ये तो पिताजी हैं, ठीक है, और इसके एक ही बेटा है भाई, ये पिताजी हैं और इसका ये एक ही बेटा है, ठीक है, तो इनके बीच में तो काय का रिपल्सन, बेटा लड़ाई करेगा कुछ भी करेगा तो रहना तो इनको इसके पास ही है, या बेटे को अपने माँ बाप के पास ही रहना है, ठीक। लेकिन अगर इसी पेरेंट के दो बेटे हों, ठीक, तो उनके बीच में क्या हो सकता है, जो शेप बनेगी सबसे पहली बात वो लीनियर बनेगी, और उनके बीच में हम लोग अरेंजमेंट कर सकते हैं रिपल्शन का। लेकिन अगर दो ही एटम है मॉलिक्यूल में या एक ही एटम है मॉलिक्यूल में, तो वहां पर आप लोग क्या दिखाएंगे, कुछ भी नहीं दिखाएंगे। तो शेप दिखाने के लिए मॉलिक्यूल में एटम्स जो हैं वो 3 या उससे क्या होने चाहिए, ज्यादा होने चाहिए, जिसमें से एक एटम जो है वो सेंट्रल एटम होगा। जैसे आप लोग लेविस ऑक्टेट रूल का स्ट्रक्चर जब लिख रहे थे, लेविस स्ट्रक्चर, तो आपने एक एटम को बीच में लिखा था, उस बीच वाले को हम लोग सेंट्रल एटम बोलते हैं। तो वन ऑफ द एटम इज कॉल्ड क्या, सेंट्रल एटम, टू विच
अदर एटम्स आर लिंक्ड, जिससे बाकी के एटम्स जो हैं वो जुड़े हुए हैं। टू विच अदर एटम्स आर लिंक्ड। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करूं कि इसमें ए जो है वो आपका क्या है, वो आपका सेंट्रल एटम है, और बाकी जो एटम उससे जुड़ रहे हैं वो कौन से हैं, बी है। ठीक, अब उसके बाद बात करते हैं, आज पोस्टुलेट ही पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन पोस्टुलेट को समझना जरूरी है ताकि मैं कल जब शेप का डिस्कशन करूं आप लोगों से तो क्लियर हो जाए। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है कि अगर सेंट्रल एटम के पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है, मैं एक बार लिख देता हूं यहां पर एक चीज, क्या लिख रहा हूं कि द मैग्नीट्यूड of different types of electronic repulsion follows the order given below। ठीक है, अब भाई इस लाइन को रटने की जरूरत नहीं है, जो ये लाइन मैंने अब लिखी है, ठीक है, रटन क्षमता से कम करनी है +1 में, रटना नहीं इस लाइन की। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट फॉलोज द ऑर्डर फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर बिलो मैग्नीट्यूड, ऐसे रटना नहीं है। सिर्फ जो चीज काम की है वो बात याद रखते हैं कि भैया दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर थे, एक लॉन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। जब किसी को नहीं पता हो चलो दिखा देता हूँ कि जैसे ये, कोई बच्चा अनम्यूट है मेरे हिसाब से, कौन है भाई, और बताओगे आप लोग? तो ये दो एटम है, ठीक है, मैं तीसरा भी लिख देता हूँ। कंचन कंचन म्यूट करो अपने आप को। सर यश जैन। यस जैन, एक सेकंड। यश जैन। रुक जा, दिख गया निशु, मेरे को दिख गया, ये है ना, ऐसे पता है। कंचन का ऑफ है माइक। हर्ष भागिया, म्यूट कर लो बेटा, है ना। मयंक, कंचन, यश जैन नहीं दिख रहा मेरे को। यश जैन म्यूट कर लीजिए भाई। यार आप लोग समझदार है ना, तो मैं आप लोगों को ज्यादा समझदार हूँ, ठीक है। अब की बार तो मैंने वेटिंग रूम में डाला है, अब की बार मैं फिर रिमूव कर दूंगा ना तो फिर वो पूरा सेशन चला जाएगा, पहले बता रहा हूँ, मतलब पूरी क्लास ही छूट जाएगी। और भैया मैं तो कल भी जिनके घर भी जिनसे भी मिला हूँ मैंने उनको यही सलाह दी है, अपना लॉस नहीं करेंगे। अगर कोई सोच रहा हो कि क्लास नहीं लगेगी, पूरी साल ऐसा ही निकल जाएगा जीरो, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लॉस अपना करोगे टाइम से, अगर नहीं करोगे। अब देखिए दो टाइप के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, ये मान लीजिए एटम के बीच में है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस पेयर को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड पेयर, ठीक है। उसके बाद इसके चारों तरफ जो बच गए, इनके चारों तरफ जो बच गए, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। तो कह रहा है यहां पर 3 टाइप के रिपल्शन हो सकते हैं। पहला रिपल्शन हो सकता है लोन पेयर के बीच में, एलपी मतलब लोन पेयर। पहला रिपल्शन लोन पेयर के बीच में। दूसरा रिपल्शन सर स्क्रीन टक रही है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में। और तीसरा रिपल्शन बॉन्ड पेयर के बीच में। क्या होगा भैया, दो ही टाइप के इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपने बताए, हो सकता है दो लोन पेयर हो तो उनके बीच में रिपल्शन हो सकता है, हो सकता है एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर नजदीक हो तो उनके बीच में रिपल्शन हो सकता है, हो सकता है कि बॉन्ड पेयर ही नजदीक हो तो उनके बीच में रिपल्शन हो सकता है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन जो होगा वो उनके बीच में होगा, तो ढाली बड़े होंगे।
ठीक है, सबसे ज्यादा लड़ाइयां वहां होगी जहाँ ठाली पड़े होंगे लोग बाग हैं। अब कहता है इसमें एक ठाली और एक काम करने वाला, तो उनके बीच में फिर लड़ाई, और जो दोनों ही काम करने वाले होंगे उनके बीच में लड़ाइयां कम होंगी। ठीक है, आप लोग भी देखते हैं जो आदमी खाली बैठा रहेगा उसका दिमाग साइड में एक्टिविटी में रहेगा तब लड़ाइयां होती हैं। एक आदमी काम करते रहेंगे तो उनका ध्यान बटा रहेगा, इसलिए वहां पर लड़ाइयां कम होंगी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जहां पर बॉन्ड पेयर होंगे वहां पर रिपल्शन कम होगा। ठीक है, उसके बाद रिपल्शन किसमें कम होगा, अगर एक बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर मतलब एक काम करने वाला एक काम नहीं करने वाला। ठीक है, और एक हम लोग बोले एलपी यानी कि दोनों लोन पेयर। और ठीक है, अब उसके बाद में बात कर रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मान लीजिए सारे ही बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर हो ही ना, एक घर में सारे ही काम करने वाले हो, वो बोलते ना भाई पढ़ना हो ना, देख उस फलाने के छोरे को देख के पढ़ 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 के कामयाब हो गया, वो वहां नौकरी लग गई, उतने परसेंटेज बना ली, इतनी परसेंटेज बना ली। ठीक है, हैं सारे पढ़ने वाले हैं तो उनके बीच में रिपल्शन क्या होगा, वहां पर कम होगा। अगर सारे पढ़ने वाले हैं तो, सारे का जॉब करने वाले हैं तो अगर सारे बॉन्ड पेयर हों किसी सेंट्रल एटम के चारों तरफ, तो वो जो शेप बनाएगा उस शेप को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल शेप। क्या बोलते हैं, थोड़ा डिस्टरबेंस आया, एक बार रुक जाते हैं। ठीक है, अगर एक एटम के चारों रुक रही है तरफ आवाज। एक सेंट्रल एटम, सर आवाज कट रही है। हाँ तभी मैं रुक गया हूँ। एक सेंट्रल एटम के चारों तरफ अगर दोनों, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो सारे बॉन्ड पेयर हैं, कोई भी लोन पेयर नहीं है, अगर एक सेंट्रल एटम के चारों तरफ, तो वो कैसी शेप बनाएंगे, वो सिमेट्रिकल शेप बनाएंगे। मेरे हिसाब से अब डिस्टरबेंस नहीं आ रहा है, तब मैं बोल रहा हूँ कि अगर एक एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर हैं, तो वो शेप जो बनेगी वो कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। मेट्रिकल। या फिर उसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर। ठीक, सिमेट्रिकल या फिर उसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर। और अगर एक मॉलिक्यूल के चारों तरफ लोन पेयर है या लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है, तो वो जो शेप बनाएगा वो कैसी बनेगी, इरेगुलर, या फिर हम लोग उसे बोले अनसिमेट्रिकल। कैसी बनेगी, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, तो अगर किसी एटम के चारों तरफ सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं तो वो कैसी शेप बनाएगा, सिमेट्रिकल या फिर रेगुलर ज्योमेट्री बोल सकते हैं। और अगर किसी एटम के चारों तरफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों हैं तो वो कैसी बनाएगा, इरेगुलर या फिर अनसिमेट्रिकल। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हम लोग लिखते हैं, नंबर 5 लिखते हुए लेते हैं। क्या बोला है कि इफ सेंट्रल एटम इज पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर किसी सेंट्रल एटम के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर हैं, देन, तो उनके बीच में बॉन्ड पेयर है तो रिपल्सन उनके बीच में क्या होगा, सेम सा होगा। ठीक है, देन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, then the shape of molecule is कैसी, is symmetrical। तो उस मॉलिक्यूल की जो शेप होगी, एक बार रुक गया हूं मैं, उसमें कैसी होगी, रेगुलर। पॉइंट नंबर 6 के चारों तरफ पेयर हो, अगर पेयर भी हो, सर इरेगुलर और अनसिमेट्रिकल। दीपांशु बोला है, कौन बोला है ये बात, ना दीपांशु तो नहीं बोला। सर आदित्य। अच्छा, नवीन कुमार जी बोले हैं, नवीन कुमार जी, नवीन कुमार जी, तो नवीन कुमार जी मैं आपसे ये कह रहा हूँ बेटा, एक सेकंड आप अपना वीडियो ऑन करें एक बार, क्योंकि मैंने तो आपको पहली बार देखा यार। नवीन कुमार जी कहाँ हैं? सर ये रहा। सर मैं न्यू एडमिन, अभी अभी अटेंड किया ये क्लास मैंने आज। अच्छा, पहली बार आए हैं आप?
यस सर। हाँ तो धीरे धीरे पता चल जाएगा, लेकिन रेगुलर और इरेगुलर जो है स्कूल में लाइन में खड़ा होता है, यस सर। वो रेगुलर है। ग्राउंड में हाँ। कैसे खेलता है? लाइन में खेलता है। नो सर। बस तो वो इरेगुलर है। इरेगुलर। ठीक है ना? यस सर। हाँ। भाई अमन में बैठे हो तो सारे अरेंजमेंट में बैठते हैं घर वाले, वो रेगुलर है। और डीजे पे नाच रहे हो तो सब ऐसे ही नाचते हैं, वो इरेगुलर है। ठीक है? यस सर। ओके सर। उसके बाद बोलता है कि अगर सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हो, इफ द सेंट्रल एटम is surrounded by bond pair as well as lone pair, bond pair as well as क्या? lone pair. So the shape of molecule, क्योंकि अब मॉलिक्यूल की शेप अलग क्यों हुई भाई? मॉलिक्यूल की शेप अलग इसलिए हुई क्योंकि वहां पर तीन टाइप के रिपल्शन हो सकते हैं। लोन पेयर का रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, और बॉन्ड पेयर का रिपल्शन। तो अगर सेंट्रल एटम के चारों तरफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों चीजें मौजूद हो, सो द शेप ऑफ मॉलिक्यूल रेगुलर या तो किसी दिक्कत है केमिस्ट्री की तो भैया घबराए नहीं, है ना? अपने पास 24/7 फैसिलिटी है, बस आप लोग साथ दें। 24/7 हमें तो कभी भी उठा लेना, हम तो तैयार बैठे हैं पढ़ने पढ़ाने के लिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है? पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 क्या है कि जो मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूल अपॉन द प्रेजेंट स्क्रीन स्टॉप हो गई सर। स्क्रीन रुक गई सर। अभी चालू हो जाएगी, रुक जाएगी बात। अराउंड द सेंट्रल एटम। अब दिख रही है स्क्रीन सबको? नो सर। यस सर। ओके, रोक यस सर, अब देते दिख रही हैं। है सर। कोई बात नहीं, रोक देते हैं सर एक बार अब दिख रही है। कोई बात नहीं, रोक देते हैं एक बार स्क्रीन को। अब दिख रही है? यस सर। तो अब जिसने पॉइंट नहीं लिखा था वो पॉइंट लिख लीजिए। जो एग्जैक्ट शेप है मॉलिक्यूल की वो डिपेंड करेगी उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं, चाहे वो बॉन्ड पेयर हो चाहे वो लोन पेयर हो। उस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ, मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट शेप इसी पर डिपेंड करेगी। The exact shape of molecule depends upon the electron pairs around the central atom. के सेंट्रल एटम के चारों तरफ जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोल सकता है भाई। किसी को किसी भी पॉइंट में सर एक बार रिपीट कर दीजिए। कहां से बोलो? 7th पॉइंट रिपीट कर दीजिए फिर से। 7th पॉइंट में मैं ये बोल रहा हूं भैया कि जो मॉलिक्यूल की अब आप एग्जैक्ट शेप आगे निकालेंगे ना, आप आगे लिखेंगे शेप कैसी होगी मॉलिक्यूल की। ठीक है? लीनियर होगी, ट्रायंगुलर होगी, पिरामिडल होगी, कैसी शेप होगी? तो वो मॉलिक्यूल की शेप जो है ना वो किस पे डिपेंड करेगी कि उस सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं। सेंट्रल एटम कौन होता है? सेंट्रल एटम एक वो एटम है जिससे हम लोग ये मान रहे हैं कि बाकी सब एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है? मतलब हम लोग बोले कि 4-5 एटम दे दिए तो उसमें जो सबसे कम गुस्से वाला है, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो सेंट्रल एटम होता है। ठीक है? तो सेंट्रल एटम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है उससे हम लोग मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट शेप बता पाएंगे। वो हम लोगों को कल पढ़ना है। आज हम लोगों ने जो पोस्टुलेट पढ़े हैं उसमें आप लोग बोलिए
किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो कहीं पर भी। देखो अगर ढंग से देखोगे ना, देखो नो आप सर। ढंग से देखना इधर। नहीं, आप लोग मेरी बात सुनो। आप लोग नोटबुक में राइट डाउन करते हो, लाइनें खींची हुई, यहाँ पर भी लाइनें खींची हुई है। यहाँ से अपन ने शुरू किया, ठीक है। ओके, यहाँ से अपन ने शुरू करके देखो अपन लोगों ने कितना पढ़ा है। अगर आप ढंग से देखोगे ना तो टोटल 7 पॉइंट है बस। मतलब सर 2 पेज। मुश्किल से आपकी नोटबुक का 1.5 पेज भरेगा। अगर लिखोगे तो मुश्किल से आपकी नोटबुक का 1.5 पेज भरेगा। तो यार क्या हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग जो है वो